अस्सलाम वालेकुम साथियों। आगामी लोकसभा चुनाव जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसका पहला चरण का चुनाव मुकम्मल हो चुका है, जो 102 सीटों पर इस पर इंतखाबात हुए हैं। इसके अलावा अब 26 तारीख को दूसरे मरहले का इलेक्शन होना है, जिस फेज़ में एक बहुत ही अहम सीट किशनगंज लोकसभा की सीट 26 तारीख को उसमें इलेक्शन होना है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को उम्मीदवार अपना बनाया है और वो बहुत ही मजबूती के साथ किशनगंज लोकसभा के अंदर चुनाव को लड़ रहे हैं। और बिहार के सारे एमआईएम के कारकुन और इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम राज्यों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, तमाम मजलिस के चाहने वाले लोग भी किशनगंज के अंदर मेहनत के साथ अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मेहनत और ज़रूरत कर रहे हैं। साथियों, अख्तरुल ईमान साहब की जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब पूरे बिहार के अंदर मुसलमानों की आज़ाद आवाज़ एक वाहिद शख्स है जो मुसलमानों की आज़ाद सियासी लीडरशिप को खड़ा करने के लिए पूरे बिहार के अंदर एमआईएम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही बनकर लड़ रहा है। पिछले दिनों 2020 का विधानसभा चुनाव जब हुआ था, उस वक्त जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और अख्तरुल ईमान साहब ने और बाकी राज्यों के तमाम एमआईएम के ज़िम्मेदारान ने, बिहार के ज़िम्मेदारान ने, सीमांचल की कईयों आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट किया, सीमांचल की आवाम ने, और वहाँ पर एमआईएम के 5 नुमाइंदे कामयाब हुए। उसका असर ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ये मैसेज गया कि बिहार का एक पिछड़ा इलाका, जिसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कर उस सीमांचल इलाकों को पिछड़ा रखा गया, लेकिन वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी मेहनत को जारी रखा और वहाँ से सीमांचल की आवाम ने 5 विधायक मजलिस को जिता कर भेजे। वो 5 विधायक जब तक मजलिस के साथ जुड़े रहे, सीमांचल की आवाम के लिए, सीमांचल के मसाइल के लिए, सीमांचल की नदी कटान के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए, सीमांचल की 370 धारा के लिए, 371 की धारा के लिए लड़ते रहे। असेंबली के अंदर, बिहार की असेंबली के अंदर उन्होंने तमाम आवाज़ उठाई। उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार के अंदर जो पुल 15 साल से रुका हुआ था, उसका काम आधा पुल बना था, वो काम 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उस काम को मुकम्मल कराया गया। लेकिन उसके बाद अगियार अपनी साजिशों में कामयाब हो गया और हमारे 4 नुमाइंदों को उसने पैसों के बल पर, मंत्रालय के लालच देकर अपने 4 नुमाइंदों को हमारे खरीद लिया और वो राजद में चले गए। हालांकि हमारा जो मेन सिपाही अख्तरुल ईमान साहब थे, उनको वो लोग नहीं खरीद पाए, उनके ज़मीर को नहीं खरीद पाए। उन्होंने, अख्तरुल ईमान साहब ने वजारत को, मंत्री पद को लात मार दिया, करोड़ों रुपयों को लात मार दिया। कहा कि अगर हमने आज करोड़ों रुपए ले लिए, मंत्री पद ले लिया, तो हमको अल्लाह के वहाँ जवाब देना होगा कि सीमांचल की आवाम ने हमको जिस मुद्दे के लिए जिताया था, जिस सोच के लिए जिताया था, हमने उस मकसद को कामयाब नहीं किया। हालांकि हम अपनी वजारत के लिए लड़ते रहे, हम अपनी करोड़ों रुपए लेकर हम गैर के हाथों में बिक गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज सीमांचल की आवाम न सिर्फ उन सेकुलर पार्टियों को, भाजपा को गाली देते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि सीमांचल के अंदर एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो रही थी, जिसको लालू यादव, तेजस्वी यादव ने ख़त्म करने की साजिश करी। अब इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब लालू यादव और तेजस्वी यादव भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे और कहेंगे कि आप हमारी पार्टी से गठबंधन कर लीजिए। आप देखेंगे जब आपकी लीडरशिप मजबूत होगी, तो ऐसे ही जो सेकुलर लबादा ओढ़े हुए लोग आते हैं, वो आपकी लीडरशिप को कमज़ोर करना चाहेंगे।
हिंदुस्तान की कोई सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये चाहे कि मुसलमानों की एक आज़ाद सियासी लीडरशिप बने, मुसलमानों को आज़ाद सियासी रहनुमा मिले। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान उनके बंधुआ मजदूर बनकर रहें, उनके वोट बैंक बनकर रहें, उनको बिना सोचे समझे सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर उनको वोट दें और वो वोट लेने के बाद 5 साल हमारे हाल पर कोई तवज्जो ना दें, हमारे बच्चों को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाए, हमारे घरों को तोड़ दिया जाए बुलडोजर के ऐसे। लेकिन वो सेकुलर नेता न सेकुलर पार्टी कोई नज़र नहीं आती हैं। वो नज़र उस वक्त वो आता है जो आपका सियासी रहनुमा होता है, जो आपकी सियासी लीडरशिप, मुस्लिम सियासी लीडरशिप मजबूत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब दिन और रात एक करते हैं। वो आपके सामने आते हैं, वो आपके बीच आते हैं। राजस्थान में घाटमीका के अंदर जुनैद नासिर को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। वहाँ पर कोई सियासी लीडर, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी जो सेकुलर सरकार मानी जाती है। सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर ये लोग हमारे हक तलफी करते हैं। वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब घाटमिका के अंदर नासिर और जुनैद के घर पर गए, उनके बच्चों से मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा अपने पास लिया। तो ये होता है अपना लीडर। आप आज अखिलेश यादव को वोट दे देंगे, आज आप राहुल गांधी को वोट दे देंगे, कहेंगे हमको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, हमको अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाकर आप क्या करेंगे? जब आपके पास अपनी सियासी लीडरशिप नहीं होगी, सियासी क़यादत नहीं होगी, तो आप क्या कर लेंगे? आप 2012 के अंदर अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ हुकूमत में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, मुसलमानों ने एक तरफ वोट दिया था। उसके बाद क्या होता है? 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उनकी सरकार को रहते हुए हज़ारों मुसलमान बेघर हो गए। आज भी वो मुजफ्फरनगर के गाँवों में वापस अपने घर में नहीं पहुँच पाए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। लेकिन मुसलमानों, अब आपको समझना होगा, आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा। आप जिस समाज के पास अपनी सियासी लीडरशिप नहीं होती है, उस समाज का कोई मोल नहीं होता है, उस समाज की कोई सुनने वाला नहीं होता है। आपको अपने समाज को मजबूत करना है तो आपके पास सियासी लीडरशिप होना चाहिए। आप देखेंगे जब आपके पास सियासी लीडरशिप नहीं थी तो ये लोग कोई आपकी बस्तियों में नजर नहीं आते थे। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के फेस पर MIM पार्टी के नाम पर आपकी एक आज़ाद सियासी लीडरशिप मजबूत हो रही है। तो ये सारे के सारे सेकुलर लिबादा होड़कर आपकी बस्तियों में नजर आते हैं। ये सिर्फ इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आपके पास एक सियासी लीडरशिप का विकल्प है। मेरे भाइयों, आज आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले कल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी से आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी हक तलफी नहीं की जा सकेगी। आप किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार उसकी बनवा दीजिए, लेकिन सरकार बनने के बाद जो आपके काम है वो आपकी आज़ाद सियासी लीडरशिप करवा सकती है। वो कोई अखिलेश यादव को नुमाइंदा या राहुल गांधी को नुमाइंदा आपका काम नहीं करवा सकता है। वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि जो राहुल गांधी की पार्टी से नुमाइंदा जीता है या अखिलेश यादव की पार्टी से नुमाइंदा जीता है, वो आपके मसाइल क्या राहुल गांधी के सामने रख पाएगा? क्या अखिलेश यादव के सामने रख पाएगा? हालांकि वो हाथ बांधे राहुल गांधी के सामने खड़े रहते हैं, हाथ बांधे अखिलेश यादव के सामने खड़े रहते हैं कि भैया जी हमसे नाराज ना हो जाए, भैया जी हमसे खफा ना हो जाए, हमारा टिकट ना काट दें। इस वजह से वो लोग आपके सामने नहीं बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास आज़ाद सियासी नुमाइंदे होंगे, वो अखिलेश यादव के आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे कि हमारे समाज की इतनी हिस्सेदारी बनती है, आपको इतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, हमारे समाज के बच्चों को नौकरी में इतना आरक्षण आपको देना पड़ेगा, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपको हमारी कौम के साथ इंसाफ करना पड़ेगा। जब आपकी सियासी नुमाइंदगी होगी तभी ये काम हो सकते हैं। मेरे भाइयों, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक हिकमत अमली के तहत एक फ़ैसला लिया 2024 इंतखाबात में। तो उन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट सीट जो वो खुद लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र की औरंगाबाद सीट जो इम्तियाज़ जलील साहब लड़ रहे हैं, बिहार की किशनगंज सीट जो अख्तर ईमान साहब लड़ रहे हैं, इन सीटों पर फोकस किया है और अपने 3 नुमाइंदे इंशाअल्लाह जिताकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जाएगी। और जो बीजेपी के अलावा अगर कोई हुकूमत बनती है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि हम उसका हिमायत करेंगे, उसके पक्ष में रहेंगे। और अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो हम उसका विरोध में रहेंगे, उसके विपक्ष में रहेंगे। तो आपको चाहिए कि आप अगर सच मायने में चाहते हैं कि बीजेपी हारे, बीजेपी की सरकार ना बने, तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। आपके अगर सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट नहीं है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस भी शख्स को अपना समर्थन दें, आपको उसको वोट देना पड़ेगा। आज आप देखेंगे कि दलित समाज हिंदुस्तान में जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, आज वो अपनी लीडरशिप के
होने के वजह से आज वो अपने उरूज पर जा रहा है। आज अगर उनके पास सियासी लीडरशिप न होती तो हिंदुस्तान की 543 सीटों में से 131 सीटें उनके एससी और एसटी समाज के लिए रिजर्व ना होती, आरक्षित ना होती। आज हिंदुस्तान के अंदर 131 सीटें एससी और एसटी समाज के लिए रिजर्व करी गई हैं, तो उस सीट पर एससी और एसटी समाज का बंदा ही लड़ सकता है। ये कब हुआ? जब उनके पास सियासी लीडरशिप थी। बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उन्होंने नेता माना, उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने अपने समाज को वहाँ पर इंसाफ दिया, कहा कि 131 सीटों पर दलित समाज का बंदा को आरक्षण मिलेगा। इसी तरह नौकरी में भी आरक्षण मिला, इसी तरह उनको हर तबके में आरक्षण मिला। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ और सिर्फ वोट देने का काम किया, कभी अपने लिए हक नहीं मांगा। तो मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमान जिन सीटों पर मुस्लिम अपने दम पर जीत सकता है, उन सीटों पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। मुरादाबाद सीट 50% मुसलमान आबादी है, लेकिन वहां पर मुसलमान सांसद का टिकट काट दिया गया। आप बताइए कि राहुल गांधी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, अखिलेश यादव ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। ये लोग खुद नहीं चाहते कि मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर रहे। जहां तक बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम से कम हो, उसी तरह ये भाजपा के बी टीम, समाजवादी और कांग्रेस वाले भी चाहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप हिंदुस्तान से खत्म हो जाए, मुसलमानों की लीडरशिप पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर न पहुंचे। इसलिए ये लोग कम से कम मुसलमानों को टिकट देते हैं, और जिन सीटों पर मुसलमान 50%, 40% है, उन सीटों पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 80 लोकसभा की सीटें हैं, उन 80 लोकसभा की सीटों में से मुसलमानों को टिकट किन सीटों पर दिया गया? इंडिया गठबंधन, जो बहुत ही सेकुलर गठबंधन मान रहे हैं, मुसलमान उनका गुणगान कर रहे हैं, पागल हुए फिर रहे हैं कि हमको उसको जिताना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। आप इंडिया गठबंधन वाले जो आपके पास आए तो उनसे सवाल करिए कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया इंडिया गठबंधन ने। आप देखिए इंडिया गठबंधन कितने टिकट दिया। सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद को टिकट दिया, रामपुर के अंदर मौलाना नदवी साहब को टिकट दिया, गाजीपुर के अंदर अब्दुल अंसारी साहब को टिकट दिया। 3 टिकट ये हो गए। इसके अलावा आपको टिकट कहां से मिला है? मुरादाबाद में भी आपको टिकट नहीं दिया गया। संभल में ज़ियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया। 4-5 टिकट कुल मिलाकर 80 में से 4-5 टिकट से मुसलमानों को दिए गए। आप बताइए कि कहां से आपकी लीडरशिप खड़ी होगी, कहां से आपकी नुमाइंदगी कामयाब होंगे। जहां पिछले लोकसभा इलेक्शन में सपा बसपा का जो अलायंस था, उसमें 6 मुसलमान सांसद चुनाव जीतकर यूपी से गए थे। आज 6 जो जीते थे मुसलमान सांसद, उनमें से भी कम कर दिया आपने, उनमें से भी सिर्फ 5 लोगों को टिकट दिया। तो आप बताइए कि कहाँ आपकी लीडरशिप जाएगी। आप अपने दिल पर हाथ रखिए, और जो इंडिया गठबंधन के लोग आपके पास आए तो उनसे ये सवाल जरूर करिए कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। ये सियासत है, सियासत में हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है। सियासत में हक जमहूरी तरीके से छीना जाता है, इंतखाबात में हिस्सा लेकर जीता जाता है, इंतखाबात में वोट डालकर अपने हक को छीना जाता है। मेरे भाइयों, आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही आपकी रहनुमाई कर सकती है। कोई ये सेकुलर पार्टी जो ढकोसला करती है मुसलमानों की हिमायत का, ये कोई आपके साथ नहीं होगी। ये माजी में भी आप लोगों ने देखा है, इन्होंने कभी मुसलमानों का साथ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम किया है। हमको वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, हमको वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। कोई मुसलमान लीडर चुनाव में लड़ गया तो वो बी टीम है, वो भाजपा ने बिका हुआ है। हालांकि उनका खुद का समाज भाजपा को वोट देता है, वो उनका अपने समाज उनको वोट नहीं देता है। मुसलमान उनके लिए पागल हुआ फिरा है। आप ये बात ध्यान पर रखिएगा और उनसे पूछिएगा इंडिया गठबंधन वालों से कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, हमारी कितनी हिस्सेदारी बनती है, आपने कितने लोगों को टिकट दिया। मेरे भाइयों, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करिए। आने वाले 26 तारीख को किशनगंज के इंतखाबात में एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। इंशाअल्लाह वो सीट हम लोग जीतेंगे। आप सब दुआएं करिए, हम भी दुआ करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पार्लियामेंट के अंदर पहुँचें और अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।